हाय एवरीबॉडी, सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले 1 to 6 प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्विकली ज्वाइन। चलिए प्रैक्टिस सेट 7 के क्वेश्चंस को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह डायरेक्शंस आप देखिए कि 1 से 10 का नंबर क्वेश्चंस में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस गो एंड सी हर न्यू हाउस शैल वी। यहाँ पर क्वेश्चन टैग को हम लोग को जानना है कि यह क्वेश्चन टैग सही है या नहीं। तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग में कंफर्मेशन और डिनायल दोनों ही होता है। जैसे मैं जाता हूँ ना, अब ऐसे सेंटेंस में क्या है, तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव टैग और नेगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव टैग होता है। नहीं, वह ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए टैग निगेटिव होता है। निगेटिव टैग में सेंटेंस में जो आता है वह हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट जुड़ा हुआ होता है और इसके बाद में प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। जो भी उसके सब्जेक्ट हैं, अगर वे प्रोनाउन हैं तो वही रहता है, और अगर कोई नाउन है तो नाउन का के बदले में जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा उसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क होगा। नहीं, इसी तरह से अगर वह निगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव टैग होता है और पॉजिटिव टैग में हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक प्रोनाउन यूज किया जाता है। यह ध्यान रखना। यह क्वेश्चन जैसे आई एट, इसका देखिए यह कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए क्या बनाना है हम लोग को, निगेटिव टैग बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यह निगेटिव टैग कैसे बनेगा। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसका निगेटिव डू डज से बनता है। यहाँ पर डोंट और आई, ठीक है, आई ईट डोंट आई, मैं खाता हूं ना, इस तरह से। अगर आपका कोई इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, तो एक ऐसा सेंटेंस जिनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आता है तो इसका टैग क्या होगा, तो टैग में विल यू या वोंट यू का यूज किया जाता है। विल यू या वोंट यू, नहीं, यह टैग होता है। यह ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसका टैग हम लोगों को किस तरह से यूज किया जाएगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो टैग होते हैं, क्वेश्चन टैग, विल यू या वोंट यू होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यू आप जोड़ दीजिएगा। अगर यह सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वह ध्यान रखिएगा कि लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं, अगर वह लेट अस से स्टार्ट है कोई भी सेंटेंस, तो इसका टैग हम लोग शैल वी से बनाएंगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस लेट का है और वह लेट का स्टार्ट है और लेट हिम है, लेट देम है, या लेट हर है, तो इन सब का जो टैग होता है, ठीक है, इस सब का जो हम लोग को टैग लगाते हैं वह टैग क्या होगा, तो वैल्यू होगा। तो लेट वाले सेंटेंस के लिए हम लोग को ध्यान देना होता है कि किस तरह से हम लोग टैग लगाए। नहीं, तो अश होता है तो उसके लिए शैल भी लगाइएगा, और बाकी लेट के साथ कुछ भी हो, हिम हो, देम हो, हर हो, तो उसके लिए हम लोग विल यू का यूज करते हैं। नहीं, क्योंकि लेट से जो सेंटेंस शुरू होता है वह किसके लिए होता है, तो जब कभी इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जब कभी भी हम लोग यूज करते हैं तो सेकेंड पर्सन के लिए अगर होता है, अगर वह सेंटेंस सेकेंड पर्सन के लिए है,
तो वर्ब से स्टार्ट कर दिया जाता है। नहीं, जैसे बैठ जाओ, तो यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। लेकिन अगर वह फर्स्ट पर्सन के लिए होता है या थर्ड पर्सन के लिए होता है, उस स्थिति में वह सेंटेंस लेट से ही स्टार्ट होता है। नहीं, जैसे मुझे कुछ कहने दो, लेट मी स्पीक समथिंग। उन लोगों को खेलने दो, लेट देम प्ले। हम लोग घर चले, लेट अस गो होम। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ देखा है, वह क्वेश्चन क्या था? वह लेट से शुरू होने वाले क्वेश्चन थे और उसका टैग पूछ रहा था कि टैग क्या होगा। तो यहाँ देखिए लेटस है, तो लेटस का टैग क्या बनेगा? शैल वी ही बनेगा, इसीलिए इसमें क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रुथ। नहीं, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि रियलाइज करने के लिए उसे बहुत समय नहीं लग गया, उसने बहुत समय लिया रियलाइज करने के लिए। और उसके बाद एक सेंटेंस क्वेश्चन का जुड़ा हुआ है। नहीं, हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब कोई भी सेंटेंस में, ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस में अगर WH वर्ड का सेंटेंस अगर जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को जोड़ना है, तब मेन वर्ब यूज करेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि WH वर्ड जब सेंटेंस के बाद आता है, तो एक सेंटेंस के बाद अगर उसको आप जोड़ते हैं, तो वह WH वर्ड एक कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है, एक वह सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जबकि WH वर्ड का यूज अगर हम लोग सेंटेंस के शुरुआती में करते हैं, तो वह क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन होता है तो वहां पर उसका जो पैटर्न होता है, जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, वह WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब होता है। नहीं, लेकिन जब कभी भी सेंटेंस के बाद यूज किया जाए और वह WH वर्ड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह यूज किया जाए, तब हम लोग क्या करते हैं कि WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज, एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में WH वर्ड को जोड़ दिया है। इट मीन्स कि यहाँ WH वर्ड को हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनाएंगे, तो यह व्हाट के बाद ट्रुथ वाज। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कहीं है नहीं, यहाँ पर है। ठीक है, C नंबर है, व्हाट द ट्रूथ वाज, चूंकि यहाँ कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ है, व्हाट वाज द ट्रूथ था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट द ट्रूथ वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है माय मदर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कह रहा है कि माय मदर इज वरीड अबाउट माय फादर्स हेल्थ। मेरी माँ जो है मेरे पिताजी के हेल्थ के बारे में चिंतित है। एंड ऑल्सो आई, और इसीलिए मैं भी हूँ। नहीं, तो ऐसे सेंटेंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे सेंटेंस में ऑल्सो का यूज नहीं किया जाएगा। ऑल्सो का यूज कहाँ होता है, सो हम लोगों को ध्यान देना है। जब कभी भी आप सेंटेंस बनाते हो, तो TOO का यूज हम लोग करते हैं, टू, या ऑल्सो। इनका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? तो इसका यूज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इनका यूज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, या टू, या अगर इनके सेंटेंस को पॉजिटिव में, अगर निगेटिव में इसी सेंटेंस को अगर हमको यूज करना है टू या आई इधर, तो हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट में बताया था कि या तो इधर का यूज किया जाता है, नहीं इधर, नॉट इधर का यूज किया जाता है, और नहीं तो हम लोग नीदर का यूज करते हैं जब कभी भी पॉजिटिव की जगह निगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, सबका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा अभी। और अगर किसी भी सेंटेंस एक ही प्रकार का कार्य करता है, अगर ध्यान दीजिएगा, जब दो अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही प्रकार का कार्य होता है, नहीं, तो वाक्य को टू ऑल्सो से न जोड़ करके हम लोग क्या जोड़ना होता है? शो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि जब, ठीक है, दो टू अफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative sentences do the same kind of work,
अगर एक ही प्रकार का कार्य करता है तो हम लोग को यूज क्या करना है, टू के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। नहीं, जैसे आप एग्जाम्पल देखो, ही सिंग्स वेल, वह अच्छी तरह से गाता है। और यहाँ कहा कि आई सिंग वेल, मैं भी अच्छी तरह गाता हूँ। मतलब दोनों ही सेंटेंस को देखिए, दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है और दोनों एक ही प्रकार का वर्क कर रहा है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यह सेंटेंस होगा, ही सिंग्स वेल एंड सो डू आई। ठीक है, यह सेंटेंस हम। अगर यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होता, जैसे एक सेंटेंस लिखते, ही डज नॉट सिंग वेल, ठीक है, और आई डू नॉट सिंग वेल। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम जोड़ते तो क्या होता, ही डज नॉट सिंग वेल एंड नीदर डू आई, और नहीं मैं ही गाता हूँ। नहीं, ये यहाँ सेंटेंस में क्या है देख रहे हैं ना। तो यह बीच में जब यहाँ नीदर से स्टार्ट कर रहे हैं या सो से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है कि सो से स्टार्ट या नीदर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद में हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करने को मिल रहा है। नहीं, अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। नहीं, चलिए, तो यही चीज हम लोगों को जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, 3 नंबर क्वेश्चन वही है। तो क्या हो जाएगा, शो एम आई। ठीक है, यहाँ पर यह आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। देखिए, मस्ट हैव का यूज कब हम लोग करते हैं तो यह स्पेकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। नहीं, स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, और अनुमान में दो तरह की बात है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि मस्ट का यूज किया गया है, मतलब एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब का यूज कब होता है, नहीं, तो मॉडल वर्ब का यूज सिर्फ कार्य को हुआ होगा, नहीं, वह कंप्लीटली शो नहीं करता है, एक पॉसिबिलिटी बताता है, एक स्पेकुलेशन बताता है, रिक्वेस्ट बताता है। नहीं, जबकि अगर हम लोग टेंस का यूज करते हैं तो कार्य के कंप्लीट होने या चल रहे को बोध कराता है। नहीं, जैसे इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। नहीं, और हमने कहा इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। इट मे बी रेनिंग, वर्षा, शायद वर्षा हो रही होगी। तो यहाँ पर शायद वर्षा हो रही होगी, इट मे बी रेनिंग और इट इज रेनिंग, दोनों में अंतर है। इट इज रेनिंग का मतलब कार्य हो रहा है, और इट मे बी रेनिंग यहाँ पर परहैप्स कर रहे हैं, शायद वर्षा हो रही है, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, तो एक है कि जब कभी भी हम टेंस का यूज करते हैं तो वर्क डन, नहीं, एंड वर्क डन, वर्क बीइंग डन, ऐसे होगा। लेकिन जब कभी भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो उसमें स्पेकुलेशन होता है, वर्क हुआ या नहीं हुआ यह कंप्लीट शो नहीं करता है, एक स्पेकुलेशन होता है, एक पॉसिबिलिटी होता है, एक रिक्वेस्ट होता है। ना, इस तरह की बातें होती है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस कह रहा है कि रोड्स आर वेट, क्या है, रोड्स भींगे हुए हैं, और इट मस्ट हैव रेन टू लास्ट नाइट, और वर्षा हुई होगी। नहीं, यहाँ पर जरूर वर्षा हुई होगी, मतलब एक स्पेकुलेशन है। और जब कभी भी स्पेकुलेशन हम लोग यूज करते हैं तो मे का यूज हम लोग करते हैं, मे के साथ हैव प्लस फर्स्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। नहीं, इसमें क्या होता है, तो मे के साथ आप यूज जब करेंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी जो है वह बहुत ही कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मस्ट का यूज कर रहे हैं, मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो पॉसिबिलिटी इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं, जैसे वह स्कूल गया होगा। नहीं, अगर हमने कहा ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और कम पॉसिबिलिटी, यह रिमोट की बात कर रहे हैं, और यह नहीं, यह सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। ज्यादातर क्या है, यह निश्चितता की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन दोनों में पॉसिबिलिटी है। वह स्कूल गया होगा, ही मे हैव गॉन टू स्कूल, नहीं, और ही मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, नहीं, वो अवश्य स्कूल गया होगा। तो यहाँ पर आप सेंटेंस के फर्स्ट भाग को अगर देखो तो यहाँ पर दिख रहा है कि रोड्स भींगे हुए हैं, तो भींगे हुए हैं तो यहाँ रिमोट की बात न करके हम लोग क्या करते हैं, सर्टेनिटी की बात करेंगे। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसीलिए क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, he must know them in their most plausible form, isn't it? अब यहाँ पर देखिए यह जो क्वेश्चन टैग है वो फिर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने आप अभी भी बताया है कि पॉजिटिव सेंटेंस का निगेटिव बनता है, लेकिन कैसे बनता है? तो उसके हेल्पिंग वर्ब को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर मस्ट है, यहाँ पर इजंट दे दिया, तो यह क्या होना चाहिए? मस्ट नॉट होना चाहिए, और सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही होना चाहिए। नहीं, तो आप यहाँ देखो कहाँ पर होगा, तो यह बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर प्लॉजिबल वर्ड आया है। प्लॉजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? तर्क संगत। ठीक है, ही मस्ट नो देम इन देयर मोस्ट प्लॉजिबल फॉर्म, और उसे नहीं अपने उन लोगों के सबसे अधिक तर्क संगत रूप को जानना चाहिए ना। ठीक है, तो यह 5 नंबर क्वेश्चन तक हुआ। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर है, इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। यहाँ पर इंग्लिश के बारे में कह रहा है कि यह इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखो इस सेंटेंस को देखने से मिलता है कि अंग्रेजी नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि यह जो अंग्रेजी है वह ज्ञान, संसार के ज्ञान की खिड़की को खोलता है। नहीं, तो बिल्कुल सही यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि हम इंग्लिश एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यह सेंटेंस सही है, क्योंकि द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, इंग्लिश व्यक्ति जो है। नहीं, यहाँ पर अंग्रेज, तो अंग्रेज की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ अंग्रेज होता है। ठीक है, द इंग्लिश मैन। नेक्स्ट है द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। हाँ, यह हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यह हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स लैंग्वेज, यह हो सकता है द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट है द इंग्लिश लैंड, यह नहीं हो सकता है, और नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की बात हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश चूंकि दिया हुआ है कि अंग्रेजी जो है वह विंडोज ओपन करता है वर्ल्ड्स के नॉलेज का, इंग्लिश लैंग्वेज की बात ना करके हम लोग, यह इम्प्रूवमेंट सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, इफ वन वर्क्स हार्ड, अगर कोई भी कठिन मेहनत करता है, यू हैव गॉट रिवार्ड। अब देखिए वन का यूज हमने किया, वन का मतलब कोई भी हो सकता है। नहीं, तो इस तरह के सेंटेंस जब कभी भी आते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात कि यह जो इफ का सेंटेंस हम लोगों को मिल रहा है, यह इफ का सेंटेंस जो है वह दो फ्यूचर एक्शन को बता रहा है। ठीक है, दो फ्यूचर एक्शन को बता रहा है। एक फ्यूचर एक्शन इफ के साथ, दूसरा फ्यूचर एक्शन जो है वह कंप्लीट प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होते हैं, तो पहली बात कि इफ वाला जो पॉइंट होता है सबऑर्डिनेट का, वह V1 V5 में होता है, और यह जो प्रिंसिपल होता है वह शैल विल के साथ होता है। ठीक है, अब हम लोगों को पहली बात, दूसरी बात यह ध्यान देना है कि यह जो इफ का नहीं, इफ का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो जुड़ा हुआ, उसमें यहाँ पर वन का यूज किया है। वन का यूज हम लोग कब करते हैं, तो वन का यूज किसी के लिए भी किया जाता है। नहीं, जब हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी मेहनत करेगा तो सक्सेस होगा, तो यहाँ वन के लिए, सिंगुलर के लिए वन का ही यूज करेंगे हम लोग दूसरे भाग में, और पुलर के लिए दोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि वन वर्क्स हार्ड, कोई भी मेहनत करेगा, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है या यह क्या होगा, वन विल गेट, क्या, या यह सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, वन गेट्स द रिवॉर्ड। यह दोनों ही टेंस में हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो कि अर्थ कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कठिन मेहनत करता है तो वह रिवार्ड प्राप्त करता है या रिवार्ड प्राप्त करेगा। तो यहाँ दो सेंटेंस है, ए भी सही है और सी भी सही है। नहीं, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी में या बैंकिंग में, नहीं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो उसमें ध्यान देना होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी को हम लोग आंसर मानते हैं, सेकेंड ऑप्शन को छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस, हमेशा एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
नहीं, जिसमें 2 ऑप्शंस अगर सही है तो सबसे पहले जो ऑप्शन आया है उस ऑप्शन को आप अपना आंसर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि यूएनओ ने संसार के नहीं देशों के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया है, नहीं इंसिस्ट किया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिटवीन द कंट्रीज होगा या नहीं, तो बिटवीन क्यों होगा, क्योंकि बिटवीन और अमंग दो ऐसी नहीं पोजीशन है कि बिटवीन का यूज होता है टू दो के लिए, ठीक है, और अमंग का यूज होता है या अमंग्स्ट का यूज होता है वह दो से अधिक के लिए। तो यहाँ पर देशों के बीच में ये यूज कर रहा है, तो देशों के बीच में क्या है, बिटवीन तो होगा नहीं, अमंग होगा। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस होगा, अमंग द कंट्रीज, ठीक है। द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के देशों के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग को इंसिस्ट किया करता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है ही डजंट स्मोक नॉर आई डिड। नहीं, फिर यहाँ पर वही चीज है कि आप अभी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने देखा एक क्वेश्चन देखा था जिसमें सो से स्टार्ट हुआ था बीच का सेंटेंस, नीदर से स्टार्ट होता है, नॉर से स्टार्ट होता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था कि शो से या नीदर से नहीं अगर स्टार्ट होगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नहीं, इसमें हमने आपको कहा था कि शो से अगर स्टार्ट हो बीच का सेंटेंस या नीदर से स्टार्ट हो या नॉर से स्टार्ट होता है, तो यह सब सेंटेंस के जब स्टार्ट होता है तो इसमें बीच में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तब सब्जेक्ट आता है। नहीं, यह हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर नॉट डिड आई होगा। नहीं, अब हम लोग को देखना है कि नॉट डिड आई होगा या नॉट डू आई होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जो यूज कर रहा है ही डज नॉट स्मोक, मतलब यह डू डज का यूज किया गया है, इसीलिए इधर भाग में भी डू डज का ही यूज होगा। नहीं, तो नॉट डू आई सेंटेंस सही होगा क्योंकि आई के साथ डू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हिज रीजन। नहीं, यहाँ पर आप देखो सेंटेंस कह रहा है कि हिज रीजन कैन बी गुड इज इट नॉट। अब यहाँ भी क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है, तो आप बताओ कि इसमें क्या सही रहेगा, क्वेश्चन टैग सही है या नहीं है, जल्दी से बता दो, क्वेश्चन टैग सही है या नहीं है, सो बताओ। हिज रीजंस कैन बी गुड इज इट नॉट, गलत है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए निगेटिव का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे कैन, इसमें निगेटिव लगाएंगे, और रीजंस क्या है, तो प्लूरल है, नहीं तो इसके लिए नाउन का यूज नहीं किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नहीं, क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होता है नहीं वो ऑलवेज बी प्रोनाउन, ठीक है, वो हमेशा एक प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर आप देखो कांट दे, यह सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 11 to 20 क्वेश्चन देखिए, 11 से लेकर अगर 20 क्वेश्चंस को देखते हैं तो यह फिल इन द ब्लैंक्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिल इन द ब्लैंक्स में गलती हो जाता है। नहीं, तो इसका कारण क्या है कि ये एक तो वे जो पैसेज में या फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज गैप में जो वर्ड यूज किया गया उसका अर्थ नहीं जानते हैं। दूसरी नंबर बात क्या होता है कि ऑप्शंस को भी नहीं वे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शंस में जो वर्ड होता है वह टफ वर्ड होता है या वह ग्रामर प्रपोजिशन से जुड़ा होता है, जिसके कारण वे नहीं समझ पाते हैं तो वे गलती कर देते हैं। नहीं, इसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखिए कि ऐसे इसके लिए स्टूडेंट्स को ग्रामर का अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वर्ड का स्टॉक होना चाहिए, और आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं नहीं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से बिल्डअप हो रही है, यह बहुत ही जरूरी है। नहीं, तो यहाँ पर आप देखिए यह क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का हम लोग देखेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैन हैज बीन टैम्परिंग, टैम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, द इकोस्फीयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ कह रहा है कि आदमी जो है
वह बहुत समय से इकोस्फीयर का मतलब तो आप जानते हो, इकोस्फीयर का मतलब इकोसिस्टम होता है, पर्यावरण होता है, से क्या करता रहा है, टैंपरिंग करता रहा है। ठीक है, यह हैज बीन लगा हुआ है, नहीं मतलब पहले से भी काम शुरू है और अभी भी चल रहा है। तो टैंपरिंग के साथ विद का यूज होता है, टैंपर विद समबडी और समथिंग, यहाँ पर हो जाएगा टैंपर विद। नहीं, चूंकि सिंस और फॉर लगा हुआ है, ये वेरी लगा दिया है तो लॉन्ग टाइम हो जाएगा, नहीं बहुत समय से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, बी नंबर। ठीक है, यहाँ तक नहीं, मैन से लेकर के और आप टाइम तक यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एंड इज फोर्स टू, और क्या दबाव दिया जाता है, टू दैट डैश। नहीं, अब यहाँ पर आप देखो अलग अलग वर्ड है, शी, लुक, डू, रिकॉग्नाइज। नहीं, यहाँ पर हम लोगों को नहीं, बहुत ही छोटी छोटी जो मिस्टेक है वह बच्चों को हो जाती है कि सी और लुक में आपको अंतर दे जानना पड़ेगा। देखिए शी और लुक में क्या अंतर होता है, तो सी का मतलब क्या होता है, शी का मतलब होता है टू नोटिस। ठीक है, दिख रहा है, टू नोटिस और बिकम अवेयर। नहीं, टू नोटिस और बिकम अवेयर ऑफ समबडी और समथिंग, ऐसे भी लिख देता हूं मैं, समथिंग बाय यूजिंग योर आईज। नहीं, अपनी आंखों से अगर कोई चीज परसीव कर लेते हैं और उसको ध्यान देते हैं, अवगत होते हैं, तो वो सी हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग लुक का यूज करते हैं, तो लुक का यूज करने का मतलब क्या होता है कि टू डायरेक्ट योर आईज, नहीं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर कोई खास डायरेक्शन की ओर यूज कर रहे हैं तो वह हम लोग लुक का यूज करते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि लुक का, सी का मतलब हम परसीव कर लिए, अवगत हो गए कि यह कौन सी चीज है, नहीं तो वह परसीव करके और नोटिफाई कर लिए या अवेयर हो गए तो वह सी हो गया। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर अपनी निगाहें रखे हुए हैं तो वह लुक हो जाता है। ठीक है, तो लुक your eyes in a particular direction, दिख रहा है। ठीक है, और एक वर्ड और होता है, सी के बहुत सारे, और लुक सी के बहुत सारे जो सिनोनिम्स होते हैं, जैसे गेज, GAZE, गेज, गेज का मतलब क्या होता है, तो गेज का मतलब किसी एक चीज पर निगाह रखना, नहीं टू लुक एट वन पॉइंट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, यह गेज होता है। स्टीयर, स्टीयर का मतलब भी होता है कि बहुत देर तक ध्यान देना। तो ये सब वॉच, अब देखिए वॉच भी एक वर्ड है, और वॉच का मतलब क्या होता है, तो यह किसी चीज को आप देखते हो फॉर अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं फॉर एन अमाउंट ऑफ टाइम एंड पे अटेंशन, आप उस पर ध्यान देते हो। जैसे आई वॉच टीवी, तो ये काफी समय तक हमने देखा, नहीं तो वहां वॉच हो जाता है। एक वर्ड है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि किसी चीज को पहचानना, ध्यान देना। नहीं, तो यह आप देखो क्या कह रहा है, सेंटेंस में कह रहा है कि इज फोर्स टू डैश, क्या करने के लिए, दैट द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस आर डैश। नहीं, अब यहाँ पर फोर्स टू सी हो जाएगा, नहीं यह अवगत करने के लिए, परसीव करने के लिए कह रहा है, नहीं परसीव करने के लिए कह रहा है कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस आर डैश, क्या है, इन्वायरमेंटल रिसोर्स हम लोग के पास प्लेंटी है, स्कार्स है, मिनट है या एनफ है। नहीं, यहाँ पर अब देखो यह मिनट तो होगा ही नहीं, हो सकता है क्या कि, तो प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा में है, स्केयर, स्केयर मीन्स, नहीं स्कार्सिटी से, स्केयर से बना हुआ वर्ड है, स्कार्सिटी मीन्स अपर्याप्त है, और एनफ मीन्स काफी है। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि क्या होगा, तो आगे के सेंटेंस से पता चलेगा कि अगला सेंटेंस कह रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर डैश सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब इस केयर से बात कर रहा है। ठीक है, यह आंसर आपका सही होगा। नहीं, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो है वह बहुत ही कम है। क्यों कम है, तो मानव जो है वो बहुत समय से इकोस्फीयर से छेड़छाड़ करता रहा है, और इसीलिए इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज स्केयर है। नेक्स्ट आप जो सेंटेंस है वो देखिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम,
नहीं, यहाँ पर कह रहा है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर डैश सोशल प्रॉब्लम्स। नहीं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज किया गया है, रियली, वास्तविक में। कोल्डली, कोल्डली का मतलब तो आप जानते हैं, कोल्डली का मतलब क्या होता है, तो बड़ी ही बिना उत्साह का, नहीं, विदाउट जील, बहुत उत्साह नहीं है, तो वह कोल्डली। बैडली का मतलब क्या होगा, बुरा तरीके से, नहीं, और हैप्पीली का मतलब क्या होगा, उत्साह रूप से, नहीं। तो यहाँ पर इसमें से कोल्डली या बैडली या हैप्पीली का यूज ना होगा, रियली का यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस में जो पहले वाले बात है उसी बात को यह, नहीं, वह नॉट, वह हामी भर रहा है, तो वह सेंटेंस में अफर्म कर रहा है, इसीलिए होगा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर रियली सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे बिगिन विद पीपल। वे लोग किसी से, लोगों से शुरू करते हैं, एज डैश एंड इंड विद पीपल एज विक्टिम। नहीं, वह लोगों से डैश के रूप में शुरू करते हैं और उसको लोगों के साथ एक विक्टिम के रूप में समाप्त करते हैं। नहीं, यहाँ पर विक्टिम का मतलब क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति, नहीं, जो अफेक्टेड व्यक्ति है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्टिम कहते हैं। नहीं, तो सेंटेंस में आप ध्यान दो, यहाँ पर अलग अलग वर्ड का यूज किया गया है कि दे बिगिन विद पीपल। अब इसमें देखिए बहुत ही जो वर्ड है इसमें बड़ा ही वर्ड एक दूसरे से बहुत समान है, जैसे इफेक्ट है, रिजल्ट है, कॉज है और विजडम, है ना। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि कॉज जो वर्ड होता है वह कॉज, ध्यान रखिएगा, कॉज प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट। कॉज क्या करता है, एक इफेक्ट को बनाता है, नहीं, और अ रीजन सपोर्ट्स एन ओपिनियन, एन ओपिनियन या ए डिसीजन। ठीक है। अब ये आप तो समझ गए होंगे कि कॉज और रीजन में क्या अंतर है ना। यहाँ पर कॉज रीजन, कॉज से एक प्रभाव मिलता है और रीजन से क्या होता है, एक ओपिनियन या डिसीजन होता है। नहीं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले रिजल्ट तो होगा ही नहीं, विजडम नहीं होगा। दो वर्ड है, इफेक्ट और कॉज, क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सेंटेंस में देखो यह क्या होगा, दे बिगिन विद पीपल एज इफेक्ट या कॉज। नहीं, तो यहाँ कॉज का मतलब एन इफेक्ट होता है, नहीं, एक प्रभाव को दे रहा है, और रीजन का मतलब एक सपोर्ट, कॉज, नहीं, कॉज प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट, एक प्रभाव है। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, बिकॉज यह इफेक्ट की बात नहीं कर रहा है कि वे लोग एक कॉज के रूप में लोगों से शुरू करते हैं और एक विक्टिम के रूप में लोगों को समाप्त कर देते हैं लोगों के साथ। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स। नहीं, और जो रिसोर्स हमारे पास है उसको अनप्लान्ड वे में यूज करते हैं, डैश रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जिसका कारण क्या होता है, तो जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उसमें क्षय होने का रिजल्ट इन का मतलब कॉज होना, जिसके कारण रिजल्ट इन होता है। अब यहाँ पर देखो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैव, वर्ब हैव, हैज, हैड, मे हैव, कैन हैव, नहीं, यह पास्ट पार्टिसिपल यूज, सॉरी, परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो सकता है, हैव, हैड, बीइंग। अब इसमें देखिए बीइंग तो हो ही नहीं सकता है, क्या हो सकता है, हैव, हैड या हैज हो सकता है, हो सकता है। अब हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें यूज किस चीज को व्यक्त कर रहा है। तो आप ऊपर से देखते आ रहे हो कि मैन हैज बीन टैम्परिंग, इट मीन्स कि जो क्लोज गैप है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए हैड भी नहीं होगा। नहीं, ये भी आपका समाप्त हो गया। अब हैव है जा होगा या हैज होगा, तो इसमें आप देखो कि एक सिंटेक्स का रूल हम लोग जानते हैं कि नाउन के साथ अगर कोई प्रपोजिशन आ गया और इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, तो यहाँ जो वर्ब आता है वह वर्ब यहाँ यूज होने वाले नाउन के अनुसार होता है। ठीक है। अब यहाँ पर नाउन कैसा है, सो देखिए यहाँ पर नाउन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप देखिए यहाँ पर यूज का यूज किया है, नहीं, अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स दिख रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पर आप देखो
ये अनप्लान्ड यूज है ना, अनप्लान्ड यूज, यूज क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, इसीलिए यहाँ सही क्या हो जाएगा, तो हैज यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो है सही। ठीक है, अब आ जाइए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है डैश ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है नहीं, एक क्रांति, परिवर्तन जिसको कहते हैं, पॉल्यूशन प्रदूषण, रिवॉल्यूशन में संकल्प, इवोल्यूशन मीन्स विकास। नहीं, अब यहाँ कह रहा है कि डैश ऑफ एयर एंड वाटर, तो एयर एंड वाटर का हम लोग क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, जब हम यूज करते हैं बहुत सारे नहीं इस इकोस्फीयर के चीजों को हम लोग टेम्परिंग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या बढ़ रहा है, तो इस इकोसिस्टम में, इस एनवायरमेंट में नहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, रिवोल्यूशन रेसोल्यूशन या इवोल्यूशन नहीं होगा, नहीं, तो यह सेंटेंस में बी हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आगे भी दे दिया है कि डिफॉरेस्टेशन वन की कटाई, विच हैज रिजल्टेड इन, अब वन की कटाई हो रहा है तो यह इम्बैलेंस बना रहा है, किस चीज का इम्बैलेंस बना रहा है, जो आप देख लो, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बना रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, तो लाइफ से जुड़ा हुआ, जबकि यह इकोलॉजिकल है, मतलब यह इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। लॉजिकल का मतलब होता है तर्क, नहीं रीजनिंग, ये नहीं है। और क्रोनोलॉजिकल का मतलब, क्रोनो का मतलब टाइम होता है, नहीं, तो रिलेटेड टू टाइम जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनो लॉजिकल, तो यहाँ टाइम से नहीं यूज किया गया है, यहाँ डिफॉरेस्टेशन विच हैज रिजल्टेड इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, नहीं, यह एक ब्रह्मांड में यह जो इन्वायरमेंट है, इस वातावरण में असंतुलन का कारण होता है। एंड ड्रेनिंग अवे ऑफ नेशनल वेल्थ, और क्या कर रहा है, तो नेशनल वेल्थ को नहीं ड्रेनेज कर रहा है, समाप्त कर रहा है, डैश बाय हेवी एक्सपेंडिचर्स, नहीं बहुत ज्यादा खर्च से, ऑन एयर एंड पावर जनरेशन, नहीं हवा, यह जो ऑयल है, ये जो है पानी तेल है, या जो पावर का जनरेशन है उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करके, और यह क्या कर रहा है, तो यह इस इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सही कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए बाई का यूज किया जाएगा, क्योंकि हम लोग बाई का यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, बाई नहीं, या एक फ्रेज बनाता है जैसे बाई हैंड्स, हाथों से, ठीक है, बाई प्रोफेशन, पेशा से, बाई कार, कार से, यहाँ पर क्या है, एक मीन्स को बता रहा है, इसीलिए यहाँ बाई का यूज किया जाएगा। ड्रेनिंग अवे ऑफ नेशनल वेल्थ बाई हेवी एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो क्लोज गैप होते हैं, उसे बनाने के लिए आप लोगों को नहीं ध्यान देना पड़ेगा कि एक एक चीज को समझना है। शुरुआती समय में क्या होगा कि जब आप 10 बनाते हैं तो 1 2 सही होगा, बाकी 8 आपके क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो जाएंगे, लेकिन नहीं डिस्पेयर नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस क्लोज गैप को, और आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वे ज्यादा से ज्यादा करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक हम लोग को पैसेज है, पैसेज को भी जानना जरूरी है, नहीं तो पैसेज से भी क्वेश्चंस होता है, और चूंकि पैसेज अगर आप समझते हैं अच्छी तरह से तो अंडरस्टैंडिंग आपका बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, वेकेशंस, वेकेशंस का मतलब तो आप जानते हैं छुट्टी होता है, नहीं, तो ओवर वंस द प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रिविलेज्ड फ्यू, यहाँ पर नहीं प्रीरोगेटिव वर्ड है, प्रीरोगेटिव वर्ड का क्या मतलब होता है, तो प्रीरोगेटिव वर्ड का अर्थ होता है विशेष अधिकार, नहीं वही प्रिविलेज का ही सिमिलर वर्ड है। नहीं, यहाँ पर यह कह रहा है कि वेकेशंस क्या होते हैं, जो छुट्टी होता है, नहीं वह विशेषाधिकार प्राप्त करने वालों के लिए एक बार विशेषाधिकार था। नहीं, यहाँ पर यूज कर रहा है
नहीं, अब देखिए, इवन एज द लेट एज द 19th सेंचुरी, यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में। नहीं, तो वर्ड का अर्थ आप समझ गए। वेकेशंस का मतलब होता है छुट्टी, प्रीरोगेटिव का मतलब विशेष अधिकार, एंड प्रिविलेज्ड फ्यू मतलब कुछ जो लोग हैं जिसको यह अधिकार प्राप्त है, इवन एज द लेट एज 19th सेंचुरी, यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में। नहीं, तो इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अर्थ निकालेंगे तो छुट्टियां यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी में के अंत में, नहीं, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए विशेषाधिकार था। नाउ दे आर कंसिडर्ड, अब वे समझे जाते हैं, द राइट ऑफ ऑल, सभी के अधिकार, एक्सेप्ट फॉर सच अनफॉर्चुनेट मासेस एज इन चाइना, किसको छोड़ करके, तो चाइना में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को छोड़ करके, फॉर होम, जिनके लिए, नहीं, लाइफ, जिनके लिए जीवन, एक्सेप्ट फॉर स्लीप, सोने के अलावा, एंड ब्रीफ पीरियड्स ऑफ रेस्ट, और रेस्ट करने के बहुत ही कम समय की अवधि के अलावा, इज एन अनइंटरप्टेड ट्रायल। नहीं, यह अनइंटरप्टेड का मतलब होता है निरंतर, और ट्रायल का मतलब क्या होता है, वर्क हार्ड, नहीं, कठिन मेहनत, तो निरंतर कठिन मेहनत होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट पैरा में यूज कर रहा है, कि फर्स्ट पैरा में बता रहा है कि वेकेशंस जो है वो 19th सेंचुरी के अंत में एक विशेषाधिकार में से एक है। लेकिन अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट मासेस होते हैं जहाँ पे जिनके जीवन जो है वह नहीं, थोड़े से रेस्ट करते हैं, आराम बहुत ही कम करते हैं, और लगातार वे कठिन मेहनत करते रहते हैं। दे आर मोर नेसेसरी, वे अधिक आवश्यक है, नाउ देन बिफोर, बिकॉज द एवरेज लाइफ इज वेल राउंडेड। नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि वे और अधिक आवश्यक है अभी, किसकी अपेक्षा, तो पहले की अपेक्षा, क्योंकि जो एवरेज लाइफ है इज वेल राउंडेड। वेल राउंडेड का मतलब क्या होता है, तो वेल राउंडेड का मतलब होता है विविध एवं विकसित, मतलब अलग अलग है, मिसलेनियस है, एंड नहीं, डेवलप्ड है, तो वेल राउंडेड है, एंड हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज्ड, और क्या हो गया है, ये डिपार्टमेंटलाइज्ड का मतलब एक डिपार्टमेंट में विभिन्न नहीं विभागों में बट गया है। द आइडिया ऑफ वकेशंस, और ये छुट्टी के जो विचार हैं, एज वी कंसीव इट, जैसा कि हम लोग मानते हैं। कंसीव का मतलब क्या होता है, देखिए कंसीव बहुत ही अच्छा वर्ड है। कंसीव का मतलब ग्रहण करना, नहीं, या अगर कोई माँ अपने पेट में, अपने गर्भ में बच्चे को रखी है तो वह कंसीव कर लेना। यहाँ पर कंसीव मतलब एक आइडिया को आप रखे हुए हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने इस तरह के और कंसीव किया है आइडिया, मस्ट बी इनकम्प्रिहेंसिव। इनकम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया, समझ में से बाहर होना। टू प्रिमिटिव पीपल, नहीं, जो लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, उसे समझ से बाहर था। रेस्ट ऑफ सम काइंड, और इस प्रकार के नहीं कुछ बाकी, हैज ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द रिदम ऑफ ह्यूमन लाइफ। नहीं, यह क्या है कि हमेशा मानव जीवन के एक लय में रहा है। बट अर्लियर एजेस, लेकिन जो पहले के युग थे, डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज इट, इसे संगठित करने में आवश्यक नहीं समझा। इन द वे, इस तरह से, दैट मॉडर्न मैन हैज डन, जिस तरह से आज आधुनिक आदमी ने किया है। हॉलीडेज, फीस्ट डेज व सफिशिएंट, तो क्या थे, तो जो छुट्टी के दिन होते थे, या जो भोज के दिन होते थे, जो पार्टी के दिन होते थे, वे सफिशिएंट थे। नहीं, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि पहले के लोग वैकेशंस को कैसे मानते थे, और अभी के लोग किस तरह से वैकेशंस को मानते हैं। नहीं, तो अभी के लोग क्या है, ज्यादा ही काम में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं, टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, तो नहीं, हॉलीडेज या फीस्ट डेज को अच्छा मानते। नेक्स्ट, विद मॉडर्न मैन्स इंक्रीजिंग टेंशंस, और आधुनिक आदमी की बढ़ते हुए तनाव के से, विद द यूजलेस क्वालिटी ऑफ सो मच ऑफ हिज वर्क, और अपने कामों में इतने अधिक नहीं बेकार के क्वालिटी से, दिस ब्रेक इन द ईयर्स रूटीन, और यह जो
अंतराल है नहीं साल के अंत के रूटीन का बिकेम स्टेडली मोर नेसेसरी, वह अधिक ही नहीं स्थिर रूप से आवश्यक हो गया है। Vacations became necessary for the purpose of renewal and repair, नहीं और वेकेशन छुट्टी जो है वह किस उद्देश्य से, तो रिन्यूअल एंड रिपेयर मतलब एक नए रेस्टोरेशन की वजह से, एक नए नई रिजुविनेशन की वजह से, एक नई ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है नहीं। तो इस तरह से आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। छोटा सा पैसेज है लेकिन आपके क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द ऑथर्स का मेन पर्पस क्या है इन दिस पैसेज, क्या है इस पैसेज में आपको बताना है। फर्स्ट है एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ वैकेशंस, वैकेशंस की हिस्ट्री को बताना नहीं। सेकंड है कि आपको टेल व्हाई वैकेशंस हैव बिकम मोर कॉमन, नहीं अधिक कॉमन क्यों हो गया है। एंड कंट्रास्ट हॉलीडे एंड फीस्ट डेज, नहीं वह अंतर बताना है। डेमोन्स्ट्रेट द वैकेशंस आर नॉट रियली नेसेसरी। देखिए अब यहाँ पर आपका सही होगा बी, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेशंस को और नहीं कॉमन रूप से लिया है, ऐसा नहीं वैकेशंस के हिस्ट्री को नहीं बता रहा है या हॉलीडे और फेस्टिव ओकेजन्स के को कंट्रास्ट नहीं कर रहा है या वैकेशंस के नहीं के रियली नेसेसरी है इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए आप। यहाँ पर 22 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार वी नीड वैकेशंस नाउ मोर देन ईवर बिकॉज वी हैव, नहीं जो पहले था उससे अधिक हम लोगों को वैकेशंस की जरूरत है। इसका क्या है, नहीं आप पढ़े हो, इसका मतलब क्या है कि आदमी जो है वह टेंशनाइज यहाँ रहता है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर दिया है कि आदमी क्या करता है, तो इंक्रीजिंग टेंशन है, मतलब उनके पास बहुत सारे ऐसे वर्क्स होते हैं, नहीं डिफरेंट तरह के वर्क हैं, इसके कारण होता है। तो इसमें मच केयर फ्री नेचर, नहीं मच मोर फ्री वर्क, नहीं यहाँ यह सही है, यह सी नंबर आपका आंसर सही। ठीक है, लिटिल डाइवर्सिटी इन आवर वर्क, हमारे कामों में क्या है, डाइवर्सिटी है थोड़ी सी, इसलिए। ट्वेंटी थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है इट इज इम्प्लाइड, नहीं इन द पैसेज, पैसेज में बताया गया है दैट आवर लाइफ्स आर वेरी, हमारा जीवन क्या है, बहुत ही क्या है, हैबिचुअल है। मतलब हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, तो हैबिट के आधार पर है ना, आदत से भरा हुआ है, या पैट्रियोटिक है, देशभक्ति है, या वैरिड है, भिन्न भिन्न है, या इंडिपेंडेंट है, आश्रित है। तो यहाँ पैसेज में हमारा जो लाइफ है वह क्या बताया गया है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह कह रहा है कि हमारा जो लाइफ है वो एक अर्लियर डेज में अननेसेसरी था, यहाँ पर बता रहा है, नहीं मॉडर्न में, लेकिन आज जो है वह विभिन्न तरह के इंक्रीजिंग टेंशन से जुड़ा हुआ है और यह ईयर्स को मोर नेसेसरी बना देता है, यह ब्रेक्स जो है। तो यह सही क्या हो जाएगा, 23 हैबिचुअल है, मतलब एक ही काम करने के आदी है, इसीलिए हम लोग इस तरह के पैसेज में लाइफ आर वेरी हैबिचुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिए एज यूज इन द पैसेज, जैसा कि पैसेज में यूज किया गया है वर्ड, अभी तो पढ़े वर्ड प्रीरोगेटिव, यहाँ पर वर्ड आपको मिला है प्रीरोगेटिव, है ना। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या बताए थे, इसी का एक सिमिलर वर्ड क्या है, प्रिविलेज्ड, नहीं मतलब विशेषाधिकार, तो यह क्या हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए द कंटेम्पररी एटीट्यूड, जो कंटेम्पररी का मतलब होता है कि जिस समय, समयकालीन जिसको कहते हैं, समय में, एटीट्यूड टुवार्ड्स वैकेशन, वैकेशंस के प्रति जो अभी चल रहे एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग, इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। अब इसमें 4 प्रोवर्ब्स दिया हुआ है, आपको बताना है किसमें से कौन से प्रोवर्ब्स हैं जो इस वैकेशंस वाले जो पैसेज हम लोगों ने पढ़ा है उसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, मतलब a penny saved is a penny earned, नहीं द डेविल फाइंड्स वर्क फॉर आइडल हैंड्स, नहीं तो यह आप ध्यान रखिएगा कि बी हो जाएगा, द डेविल फाइंड्स वर्क फॉर आइडल हैंड्स। ठीक है, तो यह 25 का बी हो जाएगा। आप इस सभी आपका आज का वर्क रहा, ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर आप हमको बताइएगा। इस चारों का आप
प्रोवर्ब्स है, इस प्रोवर्ब्स को आप किसी डिक्शनरी से देखिए और इसका मीनिंग निकालिए। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बना लोगे, उसके बाद आप मुझे कमेंट करोगे कि इस चारों का 25 क्वेश्चन नंबर लिख करके और ABCD का हिंदी मीनिंग से लिखो या उसको इंग्लिश मीनिंग में लिखो कि यह चारों कह क्या रहा है, यह प्रोवर्ब्स आखिर कहता क्या है। ठीक है, और तब मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको 25 को बता दूंगा कि इसमें क्या हो। पहले आप इसको देखो, क्योंकि यह प्रोवर्ब्स है, हम लोग यूज करते हैं नहीं, तो इस तरह के प्रोवर्ब्स आते हैं। तो आज का जो 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल समाप्त हो गया है। नहीं, आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से उसे बता दूंगा। नहीं, और मैंने आज जो 25 क्वेश्चंस लिया है, यह 10 क्वेश्चंस का सीरीज लिया है और लास्ट में 5 क्वेश्चंस लिया है पैसेज का, इसलिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कराने से, उस तरह के क्वेश्चंस कराने से समझ में आता है। 1-2 क्वेश्चंस कराने से बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो 2003 में जो सॉल्व क्वेश्चंस थे, जो 75 या 100 क्वेश्चंस के सीरीज आते थे एग्जामिनेशन में, उसी क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, याद रख पाओ। नहीं, और आपको बेहतर रिजल्ट हो। नहीं, मेहनत कीजिए, बेहतर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये इस बात की है कि इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके कारण लाइव लेने में परेशानी होती है। नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेली हो जाए। तो अगर आपका डेली क्लास नहीं हो पाता है तो अल्टरनेट क्लास तो निश्चित रूप से आपका संभव है ही। नहीं, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन एवरीडे क्लास हो। नहीं, अगर एवरीडे क्लास नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं स्टार्ट तो कर लेता हूँ लेकिन इंटरनेट में बहुत अच्छा इंटरनेट का स्पीड नहीं रहने की वजह से वह स्टॉप हो जाता है, थोड़ा देर वर्क करने के बाद बफरिंग करने लगता है, तो बच्चों को देखने में ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक लय में जब चलता है तो बच्चों को अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।